हेलो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। आज हम समझेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। उससे पहले हम कुछ टर्म समझते हैं इसके रिलेटेड, ताकि हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझ पाए। साथ ही साथ इनका इसका डेरिवेशन भी हम निकालेंगे, इसको प्रूव करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो देखिए, हमारे पास जो लिक्विड होता है उसके पास तीन टाइप की एनर्जी होती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन कौन सी होती है। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। जब भी फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो उसके पास एनर्जी होती है, मोशन के कारण उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 mv²। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी अगर m मास ऑफ फ्लूइड मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितनी होगी, मतलब फ्लूइड चल रहा है, पर यूनिट मास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम यहां पे ऐसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। यहां से भी m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1/2v²। इसको कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। उसी तरह से अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो इसी फॉर्मूला को हम डिवाइड कर सकते हैं। मानिए कि पाइप में फ्लूइड चल रहा है, उसका कुछ भी वॉल्यूम है, हमें नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 mv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए, मास जो है हमारे पास उसको लिखा जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहां पे जो मास है इसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय v² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी पर यूनिट वॉल्यूम वो बनेगी 1/2 ρv²। तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, कि यूनिट मास के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और यूनिट वॉल्यूम के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हमें डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे। उसी तरह से हमें पता है फ्लूइड के पास, जैसे अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जो फ्लूइड होगा उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए, अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है और ये ग्राउंड के साथ चिपका हुआ है, ग्राउंड की जो जीरो लेवल पे है, ग्राउंड के साथ है तो हाइट 0 है, लेकिन ये यहां तक भरा हुआ है। हम यहां पे इतना सा ले लेते हैं, इतना सा मास, इतना सा वॉल्यूम जिसका मास m होगा और डेंसिटी ρ होगी। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है किसके इक्वल, mgh। अगर इसका मास m है और g जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू है और h जो है वो हाइट है, h हाइट पे है ये। तो अब हमें ये निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितनी होगी। तो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, m यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो हमारे पास gh के इक्वल होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हाइट यहाँ पे है तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जो यूनिट मास यहाँ पे होगा। उसी तरह से हम जानना चाहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी। तो हमारे पास यही होगा PE डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये बनेगा हमारे पास mgh अपॉन वॉल्यूम। फिर से हम वही लिखेंगे, हमें पता है यहाँ पे देखिए मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो इसको लिखेंगे डेंसिटी के इक्वल, हमारे पास बनेगा ρgh। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हो, ये डेंसिटी, ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये आ गई हमारे पास दो तरह की एनर्जीज जिनका हमें पता है कि ये फ्लूइड्स या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है। अब आती है तीसरी टाइप। देखिए, अगर आपके पास एक टैंक है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वाटर ही ले लेते हैं, इस हाइट पे है, यहां तक भरा हुआ है। हमें पता है कि इस पॉइंट पे अभी तक ये जो आगे नल लगा हुआ है ये बंद है अभी तक, और यहाँ पे हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड जो है, यहाँ पे जो मास ले लेंगे हम, वो मास या कुछ पार्टिकल्स ले लो, उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ
बिल्कुल ग्राउंड की हाइट पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन जब हम नल यहाँ पे ओपन करते हैं तो हम देखते हैं फ्लूइड मूव करना शुरू कर देता है। अगर इसके पास एनर्जी नहीं है तो ये मूव कैसे कर रहा है? इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी है और हम जानते हैं कि इन पॉइंट्स पे प्रेशर होता है। तो ये जो एनर्जी इसके आ रही है ये प्रेशर की वजह से है। यहाँ पे फ्लूइड के पास प्रेशर एनर्जी है जो अभी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी है जो फ्लूइड के पास होती है। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रेशर एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, इसी टैंक को ले लेते हैं और यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है जिसको हमने किसी तरह से रोक के रखा है और इस पिस्टन का जो एरिया है वो A है और इसमें फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी रो है। कोई भी फ्लूइड हो सकता है। अब देखिए, हमें पता है इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इन पे प्रेशर होगा और फ्लूइड में अगर ये पॉइंट है तो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर होता है इसका, जितना इधर होगा उतना ही इधर और उतना ही इधर। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा हमें पता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसको रो GS से कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर है तो फोर्स लगेगी। फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। ये हमारे पास इस पिस्टन पे फोर्स लगेगी। अगर हम इस पिस्टन को छोड़ देते हैं या हम इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं तो ये जो है आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इससे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे आपके पास अगर एक बॉक्स होगा, इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से कोई फोर्स नहीं है तो ये मूव करना शुरू होगा। मूव कर रहा है और अगर ये कुछ डिस्प्लेस होता है, इस पे कुछ फोर्स है, तो हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसी तरह से यहाँ पे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मानो कि ये x डिस्टेंस तक मूव करता है तो हम यहां से वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया और डिस्टेंस है हमारे पास x। तो हमारे पास जो इस पिस्टन पे जो वर्क हुआ वो हुआ PAX के इक्वल। ये वर्क कहां से आया? ये प्रेशर एनर्जी से आया। तो इसका मतलब जितना वर्क किया वो किसके इक्वल है? प्रेशर एनर्जी के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे देखें वर्क जो हुआ x डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना हुआ। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, अगर हम ये एक सिलेंडर लेते हैं, इसका कुछ एरिया है A और ये डिस्प्लेस होता है x से, या इसकी जो लेंथ है वो x है, तो A इंटू एक्स जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास AX जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम इसका बन रहा है। कितना पानी यहां से आगे निकल गया, तो जितना पानी यहां से आगे निकल गया उसकी ये प्रेशर एनर्जी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं W इज इक्वल टू P इंटू वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो यहाँ पे भरा हुआ है, इसकी ये प्रेशर एनर्जी है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, हमें पता है ये वर्क जो है ये कहां से आया? प्रेशर एनर्जी से। इसका मतलब ये जो है प्रेशर एनर्जी के इक्वल है। तो हम कहेंगे प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी उसको यहां से वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये बनेगी हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इक्वल होगी। मतलब जितना इस पॉइंट पे प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। एग्जांपल समझते हैं एक, अगर हमारे पास 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो फ्लूइड है, अगर हम बात करें यूनिट वॉल्यूम की, तो उसके पास जो एनर्जी है वो है 10 जूल। प्रेशर की जितनी वैल्यू है उतनी ही एनर्जी की भी वैल्यू है, लेकिन उसका यूनिट यहाँ पे जूल है, ध्यान रहे। तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इक्वल होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, तो वैसे ही हम निकालेंगे प्रेशर, PE लिखेंगे, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू AV होता है वॉल्यूम इसका, सॉरी A इंटू एक्स। तो अगर मैं मास से इसको डिवाइड करूं तो ये बनेगा अपॉन m। तो देखिए हमारे पास मास होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मास निकल के आएगा हमारे पास, ये आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मास की जगह
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम यही है AX, ये कट जाएगा, हमारे पास बनेगा P अपॉन रो। मतलब ये कि हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जो होगी वो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी, और प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर के इक्वल। अब देखिए बेरनॉलिस प्रिंसिपल क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अगर आपके पास एक पाइप है कुछ इस तरह की जिसमें फ्लूइड चल रहा है यहां से यहां की तरफ, यहां पे फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी है, यहां पे भी कुछ वेलोसिटी है, और यहां पे प्रेशर है, यहां पे भी कुछ प्रेशर होगा, और तीसरी चीज हम देख रहे हैं यहां पे कुछ, यहां की हाइट और यहां की हाइट डिफरेंट है, ये ज्यादा है। अब देखिए बेरनॉलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस पॉइंट पे जितनी इस फ्लूइड की टोटल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इस पॉइंट पे होगी। जैसे जितनी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी है, अगर P1 इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी है, KE जो है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh है, mgh1, इन तीनों का सम जो होगा जितनी इस पॉइंट पे होगी, P1 P2 काइनेटिक एनर्जी KE प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh2, इन तीनों का सम जितना होगा उतना ही इन तीनों का सम होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी उतनी ही फ्लूइड की टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, जैसे मान के चलिए आपके पास 1000 रुपीज हैं और आप उससे कुछ मतलब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्लस साथ में आपके पास कुछ पैसा जो है बच जाता है। अगर आप इन दोनों का सम करते हैं, जितना आपने स्पेंड किया प्लस जितना आपके पास है, वो निकल के आएगा जितनी आपके पास पैसे पहले से थे। वैसे ही जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी ही टोटल एनर्जी हमें यहाँ मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का कम है, यहाँ की प्रेशर एनर्जी कम है, तो वो जो डिक्रीज हुई है प्रेशर एनर्जी वो किसी और में कन्वर्ट हुई होगी, या काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में। ये मतलब है इसका। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं इसी फिगर के साथ। ये हमारे पास एक पाइप है, H1 हाइट ले लेते हैं यहाँ पे, और H2 हाइट ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ले लेते हैं कि V1 इसकी वेलोसिटी है, V2 इस पॉइंट की वेलोसिटी है, A1 इसका एरिया और A2 इसका एरिया है। और तीसरी एक और चीज, यहाँ का प्रेशर जो है वो P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखी जाए कि अगर फ्लूइड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है इससे। इसको हम लिख सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। हमें पता है फ्लूइड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलता है। अब देखिए यहाँ पे इस साइड की जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी प्रेशर एनर्जी। अभी हमने देखा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के इक्वल होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो होती है 1/2 रो V1 स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg रो GH1, ये है इस साइड की टोटल एनर्जी। ये इक्वल होगी P2 प्लस 1/2 रो V2 प्लस रो GH2, इसके इक्वल। जितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है चाहे कोई से दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जितनी टोटल एनर्जी फ्लूइड की यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे, उतनी, और सब जगह सेम रहेगी। हो सकता है कि इंडिविजुअली ये चेंज हो जाए, हो सकता है यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो इस पॉइंट से इसका, तो अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो यहाँ की काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी अपने आप कम होगी ताकि टोटल जो है ये कांस्टेंट रहे। तो अब इसको डिराइव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि क्या सच में ये कांस्टेंट आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां से प्रेशर एनर्जी से।
हमें पता है कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो है P1 और ये ग्रेटर है P2 से, बाकी सारा सेम ही रहेगा। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। अब हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि प्रेशर एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है। यहाँ पे प्रेशर है P1, तो इसकी वजह से वर्क हो रहा होगा, तो हम उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे। पहले देखिए, पहले इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1, ये होगी फोर्स इस पॉइंट पे। इस पूरे फ्लूइड पे यहां से फोर्स लग रही है F1, तो यहां से जो वर्क हो रहा होगा पूरे फ्लूइड पे 1 सेकेंड के अंदर, वो कितना होगा। देखिए, ये फ्लूइड अगर इसकी वेलोसिटी V1 है, तो ये फ्लूइड यहां से 1 सेकेंड में V1 के इक्वल मूव करेगा। कैसे, हमें पता है वेलोसिटी होती है d/t और d होता है v इंटू टी। अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डाली जाए तो डिस्टेंस हो जाता है v के इक्वल। मतलब 1 सेकेंड में जो ये फ्लूइड मूव करेगा वो 1 v के इक्वल होगा, जितनी इसकी वेलोसिटी है। तो 1 सेकेंड में जो वर्क होगा वो कितना होगा, इसको ऐसे लिखेंगे W1 इज इक्वल टू F1 इंटू V1। ये होगा वर्क इन 1 सेकेंड। इस साइड, इस फ्लूइड पे जो वर्क हुआ 1 सेकेंड में वो इतना है इस साइड से। अब देखो, उसी तरह से यहां भी प्रेशर है, यहां का प्रेशर इस साइड है, तो इतने से फ्लूइड पे जो इस साइड से वर्क होगा वो कितना होगा। इस साइड से भी हम लिख सकते हैं ऐसे W2 इज इक्वल टू F2। पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूं, ये बनेगा, इसकी जगह आ जाएगा P1 A1 V1, और अब उस साइड जो है उसी तरह से आ जाएगा W2 इज इक्वल टू P2 A2 V2। लेकिन इस फ्लूइड पे ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और फ्लूइड आगे चल रहा है। अगर आपके पास एक बॉक्स होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी है, ये आगे चल रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 180 है, और हमारे पास वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब ये कि ये इतनी सी एनर्जी जो है इससे निकाली जा रही है इस प्रेशर की वजह से। तो इस फ्लूइड पे जो टोटल एनर्जी का इंक्रीज हुआ, आपने यहां से एनर्जी दी, यहां से कुछ निकल गई इस प्रेशर की वजह से। अब जो इसके पास बची एनर्जी वो होगी, यहां से कितनी दी माइनस ये कर देना है। जैसे आपके पास किसी ने 1000 रुपीज दिए, उसमें से 900 ले लिए, तो आपके पास जो बचेगा वो होगा सिर्फ 100 रुपीज। इसी तरह से यहाँ पे W1 में से W2 निकालेंगे, वो बचेगी जो लिक्विड की एनर्जी होगी, जो लिक्विड के पास एनर्जी होगी इस वर्क की वजह से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। ये बनेगा हमारे पास P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इसको लिख सकते हैं इस तरह। अब देखिए एक चीज यहां पे, अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करें, इससे हमें पता है ये होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। तो ये होता है मास ऑफ लिक्विड एंटर्ड पर सेकेंड और मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड, तो इसको M से लिखेंगे। और उसके बाद अगर मैं रो से डिवाइड करूं तीनों साइड, तो ये बनेगा मेरे पास M बाई रो इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब ये A1 V1 और A2 V2 की जगह वैल्यू आएगी M बाई रो। ये बनेगा P1 M अपॉन रो माइनस P2 M अपॉन रो। इसको लिखा जा सकता है P1 माइनस P2 M बाई रो। ये हमारे पास इतना सा वर्क हुआ इस फ्लूइड के ऊपर 1 सेकेंड के अंदर। अब हमने देखना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई और पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई। इसको हम मिटा लेते हैं, सिर्फ इतना सा रखेंगे हम। इसको ऐसे लिखा जाएगा W। ये है हमारे पास प्रेशर की वजह से जो वर्क हुआ, प्रेशर एनर्जी की वजह से। अब हमारे पास पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन 1 सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ये होगा mgh
टू माइनस MgH1। H2 ये है, H1 ये है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ये मान के चलते हैं, अगर इसको हम यहां से H1 हाइट से H2 तक ले जाते हैं, जो इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी उसको लिखा जाता है MgH2 माइनस MgH1, ये आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या एक सेकंड में पूरा फ्लूइड यहां तक मूव हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि फ्लूइड जो है यहां से वहां तक एक सेकंड में पहुंचे, लेकिन फिर भी हमने MgH2 माइनस MgH1 लिखा है। इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ऐसा क्यों। इसी तरह से यही पाइप ले लेते हैं वापस से, और मान के चलते हैं कि फ्लूइड जो है स्टार्टिंग में यहां था, स्टार्टिंग में यहां से यहां तक था, और एक सेकंड बाद ये फ्लूइड यहां से, यहां पे मैं डबल मार्क कर देता हूं, यहां से यहां तक पहुंचा। इसको ए डैश, यहां पे बी डैश और बी, ये नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि एक सेकंड पहले फ्लूइड यहां से यहां तक भरा हुआ था, और एक सेकंड बाद ये यहां से यहां तक भर गया। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालनी है। पहले ये इस फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। मैं लिखूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी डैश बी, मतलब जो यहां से यहां तक फ्लूइड आ रहा है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी डैश लिखा जाएगा, ए डैश बी डैश। मतलब पहले हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक बॉक्स ऊपर पहुंच जाता है तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो नीचे वाला पॉइंट होता है। वैसे ही किया, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस दिस। अब देखिए ये जो यहां से यहां तक फ्लूइड है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, क्योंकि टोटल ये सारा ही है। जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और जितनी इसकी होगी, दोनों का सम करेंगे तो पूरे यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसको मैं लिखूंगा पीई ऑफ ए डैश, ये हमारे पास ए डैश बी है, और ये ए डैश बी डैश है। इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश यहां से यहां तक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी डैश बी, उसके बाद माइनस आगे इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। इसको लिख सकता हूं इस वाले लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी डैश बी, माइनस इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, ए डैश, इधर भी माइनस आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश सेम है, माइनस है यहाँ पे कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी डैश बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश। मतलब ये कि हमारे पास इस फ्लूइड की जो इंक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी वो बनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, जो कि हमने पहले ही लिखा था कि ये मास जो है एक सेकंड में डिस्प्लेस हुआ था, इतना ही मास यहां से निकल गया, क्योंकि जितना मास आगे जाएगा एंटर होगा उतना ही यहां से आगे जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस MgH2 जो कि H2 हाइट पे है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश जो कि MgH1 है। इस वजह से हमने लिखा इसको इस फॉर्म में। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये हमारे इसको ऐसे ही लिखते हैं MgH2 माइनस MgH1।
उसी तरह से इस फ्लूइड पे जब वर्क हुआ तो कुछ चेंज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा। अगर यहाँ की वेलोसिटी v1 है और यहाँ की v2 है तो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज जो होगा, जैसे इस फ्लूइड यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आ जाएगा 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। जैसे हमने पीछे वाले इसके लिए समझा वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमारे पास इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है वो हमें ये बताती है कि जितना हम किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। मतलब उतनी ही उसकी एनर्जी जो है टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो या दोनों में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो। तो यहाँ पे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी। वर्क जो हुआ वो कितना था, वर्क हुआ हमारे पास इसमें P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो, इतना वर्क हुआ। तो इसका मतलब जितना वर्क हुआ उतनी ही एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। इसका मतलब ये जो वर्क है ये इन दोनों के सम के इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से कि W इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE। जितना वर्क किया उतनी ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, उतनी ही टोटल एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh2 माइनस mgh1, इस तरह से आएगा mgh1। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये बनेगा हमारे पास, मास को सारे साइड से डिवाइड करेंगे, m से डिवाइड करेंगे दोनों साइड इक्वेशन के, m हर जगह खत्म हो जाएगा, ये भी ये और ये। हमारे पास बचेगा P1 माइनस P2, ये अपॉन रो है यहाँ पे, इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब देखिए यहां पे इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इस साइड, तो हमारे पास, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम इसको दोनों साइड से रो से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड से इक्वेशन के। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इस साइड कट जाएगा, हमारे पास बनेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ये बनेगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अब जो हमारे पास ये 1 वाली टर्म्स है इनको इस साइड लेके आते हैं और जो P2 है इसको इस साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास ये इस तरह से बनेगा P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 जो है उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। यही हमने पहले कहा था कि ये एक साइड जो है किसी भी पॉइंट पे जो फ्लूइड की एनर्जी है, तीनों एनर्जीज का सम वो इक्वल होता है दूसरे साइड किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जीज है उसके इक्वल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो v1 P प्लस v प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे इंडिविजुअली ये बढ़े या ये कम हो जाए, लेकिन टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान के चलते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो 100 जूल है। अगर किसी वजह से प्रेशर एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, अगर 20 जूल जो है प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है,
तो दूसरी इन दोनों में से या दोनों एनर्जी जो है 20 जूल जो है नीचे चली जाएंगी, ताकि टोटल सम जो है फिर से 100 रहेगा। ये इसका मतलब है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, कि जितनी किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो सेम होगी, जो किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, हर पॉइंट पे अगर एक आपके पास कोई भी फ्लूइड है जो मूव कर रहा है, इसमें किसी एक पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट, जितनी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी उतनी ही टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, उतनी ही इस पे होगी। किसी भी पॉइंट पे हर जगह टोटल एनर्जी सेम होगी, चाहे अगर कोई तीनों में से जो है कोई सी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल सम जो है वो सेम रहेगा। अब हम एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं इस बर्नौलीज प्रिंसिपल की। मान के चलिए हमारे पास कुछ इस तरह की पाइप है, जिसमें जो एक पार्ट जो है वो पूरा जमीन के साथ है, इसकी हाइट जो है वो 0 है, और दूसरी जो है इसकी हाइट h है। यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हम ये मानते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे जरा देखते हैं, तो यहाँ का प्रेशर P है, P, और यहाँ का भी प्रेशर P है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम पूरी बायनोमियल ये बर्नौलीज प्रिंसिपल लिख लेते हैं। ये बनेगा P प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए जो रो जी एच आ जाएगा वो 0 आएगा, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड के साथ है। ये वाली टर्म 0 होगी, और इस साइड हमारे पास बनेगा P प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब देखिए ये रो और ये रो कट जाएगा, हमारे पास बनेगा 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। हम यहाँ पे ये V2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये वाली टर्म को इधर लेंगे, ये बनेगा हमारे पास 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी एच। रो तीनों में कॉमन होगा तो ये कट जाएगा, ये बनेगा 1/2 V स्क्वायर V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 V1 स्क्वायर माइनस जी एच। 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2GH। अब यहां पे एक चीज देखिए आप कि V2 को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ V1 स्क्वायर माइनस 2GH। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी पहली वाली वेलोसिटी में से कुछ माइनस हो रहा है, और हमारे पास V2 की वैल्यू उतनी ही कम आ रही है। मतलब ये कि अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कम होती है। आपने अगर ध्यान से कभी देखा होगा, पाइप हाथ में होगी, आप देख लेना कि पानी, जब आप पाइप की हाइट बढ़ाते हैं जिसमें से पानी चल रहा है, अगर आप उसकी हाइट बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं उसकी जो स्पीड है, पानी जिस स्पीड से बाहर निकल रहा था पहले, उससे कम स्पीड से निकलेगा। जितनी आप हाइट ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी उसकी स्पीड जो होगी वो कम होती जाएगी। तो ये हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन दिख रही है इससे, बर्नौलीज प्रिंसिपल से। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।